मेरे लिए ये मुमकिन है कि मैं जाकर केपीके में, इवन पंजाब में, इवन बलूचिस्तान में किसी भी जगह पर जाकर ऐसे घर तामीर करूं और रहना शुरू कर दूं। इज़ इट पॉसिबल? ज़्यादातर ये समझा जाता है कि कराची के जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर ये बस्तियाँ बसाई गईं। तो ये बात साबित हुई कि जनाब यहाँ से बाकायदा कराची में होने वाली जो दहशतगर्दी की कई वारदातें हैं, उनके लिंक्स हैं। एक दौर में कटी पहाड़ी को मिनी वज़ीरिस्तान ऑफ कराची कहा जाता था, क्योंकि पहाड़ी पर बैठे हुए लोग थे, उनके लिए जो है नीचे टारगेट करना भी बहुत आसान होता था। थाने का दरवाज़ा जो है वो मुस्तकिल बंद रहता था, और कोई अगर आता भी था तो उससे पहले जो है वो सवाल जवाब उस दरवाजे के पीछे रहते हुए जो वो किए जाते थे। मतलब कितनी खतरनाक बात है सर कि जिसने वहां पर कानून नाफिज करना है, जो अथॉरिटी है, जो पुलिस है, मेट्रोपॉलिटन शहर की पुलिस के इस थाने के बाहर जो है रेंजर्स की मोबाइल खड़ी रहती थी उसकी सिक्योरिटी के लिए उसकी सिक्योरिटी के लिए। कराची का इलाका नाज़िमाबाद एक नंबर, वहाँ एक मस्जिद है बिलाल मस्जिद। बिलाल मस्जिद की दुकानों से बहुत बड़ी तादाद में भारी असला मिला, और ये दोनों लड़के भी उसी गली के थे। हर फैक्ट्री से जो है वो भत्ता जो है वो तालिबान को जा रहा था। इधर हम उधर तुम। अगर आप तारीख के औराक पलट कर देखें तो लड़कों ने नहीं जलाई थी वो बस, वो लड़कियों ने जलाई थी। तो एक दफ़ा जो है एक मैसेज आया, और उसमें यही था कि तुम्हें जल्द जो है खुदकुश हमले में जो है वो निशाना बनाया जाएगा। आपको पर्सनली मैसेज आता है, थ्रेट किया जाता है। कायद-ए-आज़म के मज़ार के सामने नवाब वक्त के दफ्तर के पास से जो है आंखों पे पट्टी बांध के मुझे गाड़ी में ले जाया गया। उतरते मैंने पूछा कि ये कटी पहाड़ी है? मैंने कहा तुम समझ गए हो? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वेलकम टू थिंक क्राइम। आज आपको थिंक क्राइम कुछ अलग सा लग रहा है। उसकी वजह ये है कि आप थिंक क्राइम पर मुख्तलिफ़ क्राइम स्टोरीज़ तो सुनते हैं, लेकिन हमने सोचा आपके लिए सिर्फ यही स्टोरीज़ का सिलसिला ना रखा जाए, बल्कि इसको आगे बढ़ाया जाए और आपके साथ कराची की मुख्तलिफ़ मकामात की या पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात की अनटोल्ड स्टोरीज़ आपसे शेयर की जाएँ। और जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं फ़हीम भाई के। फ़हीम भाई को आप सभी जानते होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ़ इदारों में मेन रीढ़ की हड्डी रहे हैं, और बिलख़ुसूस क्राइम से मुताल्लिक़ जो है वो जितना फ़हीम भाई इल्म रखते हैं, चीज़ों पर उबूर रखते हैं, उतना मेरा ख़्याल है कराची में तो कोई नहीं रखता। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। तो फिर आज कहाँ से शुरू कर रहे हैं? कौन से इलाके से शुरू कर रहे हैं? सर शुरू उस इलाके से कर रहे हैं जहाँ पर जिसकी बात सबसे ज़्यादा कम की गई है, और जिस जगह पर गया भी सबसे ज़्यादा कम गया है। मतलब एक तरह से नो गो एरिया वो कहलाता था, कटी पहाड़ी। ओह! ग्रेट। यकीनन आपके भी कोई ना कोई वाक़यात, ताल्लुकात रहे होंगे, और हम तो नहीं गए कभी कटी पहाड़ी, लेकिन आप ज़रूर गए होंगे। इंटरेस्टिंग है कि आपने वो इलाका चुना है जहाँ से मेरी भी एक याद वाबस्ता है। अच्छा। और जब आप उसको कंटिन्यू करेंगे, आगे बात इस पे बढ़ेगी, तो ये मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आपको डिटेल से वो वाक़या भी सुनाऊँ। ज़बरदस्त, बिल्कुल सुनना तो चाहेंगे सर। लेकिन सबसे पहले जो मैं इसमें जानना चाहता हूँ ना सर, जो हम अच्छा, मेरा ना ये पॉडकास्ट का जो सिलसिला में जो और बिलख़ुसूस हमारा जो व्यूअर है, वो जेन ज़ी है। तो जेन ज़ी को पता ही नहीं हो, उनको सिर्फ़ 2 पहाड़ कटे हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक्चुअली ये 2 पहाड़ हैं क्या, इनके पीछे राज़ क्या है, इन पर जो लोग बसते हैं वो कौन हैं, वो कब यहाँ पर आकर बस गए या शुरू से रहते थे, इसकी तारीख़ कितनी खूनरेज़ रही है। तो ये सारी बातें करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले जो मैं जानना चाहता हूँ ना, ये इसका नाम कटी पहाड़ी क्यों पड़ा है? देखिए, कटी पहाड़ी तो शायद इसलिए पड़ गया इसका नाम कि ये एक पहाड़ी को काट के एक रास्ता बनाया गया था। और कराची एक अजीब-सा इलाका है जिसमें साहिल भी है, हाँ, और जिसमें जो है वो पहाड़ भी हैं। सही है। और पहाड़ नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में ये पहाड़ पाए जाते थे। क्या बात और जब नाज़िमाबाद जो है वो बसाया गया पहली बार, तो उस वक़्त नाज़िमाबाद के शुमाली हिस्से को जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद कहा गया, और उसकी वजह जो है वो ये पहाड़ियाँ थीं। कि यार ये जो पहाड़ी इलाका है, ये शुमाली है। ये शुमाली हाँ, इलाकों से इसकी जो एक निस्बत तय करके जो है किसी हद तक हाँ, इसे ये नाम दिया गया था। अच्छा, ये जो अब सारा इलाका है, ये चूँकि पहाड़ी है, तो आपने जो अभी एक बात कही कि ये लोग कब आकर यहाँ पर बसे या हाँ, कभी पहाड़ जो है वो आबाद हुए।
तो ये 1950s का बेसिकली ओके। ख़ास तौर पे दौर है और अयूब खान के दौर में ख़ास तौर पे ज़्यादा जो कराची में ख़ास तौर पे केपीके से जो लोग आज का केपीके है, वहाँ से जो लोग आए, उन्होंने जो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो अपनी रिहाइश इख्तियार की, तो उसमें जो ये पहाड़ी इलाका था हमारा, हाँ, ये पहाड़ी इलाके चूँकि वो वहाँ पे भी ज़्यादातर जो है वो पहाड़ी इलाकों पर ही रहते आए थे, तो सही। उन्होंने इसको चूज़ किया। ये पूरी पहाड़ी पट्टी है, जो आप यहाँ से जब आप जाते हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद से अगर आप यहाँ से शुरू कर लें जो अब्दुल्ला कॉलेज वाला एरिया है जी, जी, जी। और उस तरफ बनारस तक और इधर से जब आप जाते हैं तो पीछे मंगो पीर तक और इधर जो है वो नुसरत भुट्टो कॉलोनी तक या हुँ, आज हुँ, का कलंदरिया चौक तक, हुँ। ये सारा इलाका जो है ये इसी तरह का था। तो यहाँ अच्छा, पर जो है ख़ास तौर पर ये हमारे जो पश्तून भाई हैं ये आकर जो है वो आबाद हुए और जब मुझे तारीख़ के जब मैं झरोकों में से देखता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि जब कराची में पहली बार लसानी फ़सादात हुए और वो अयूब ख़ान जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के मुक़ाबिल जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा और फ़ातिमा जिन्ना के मुक़ाबिल जब वो किसी न किसी तरह जीत भी गए, उनकी जीत भी जो है वो काफ़ी मुतनाज़ा थी। उसके बाद उनके बेटे गौहर अयूब ने जब कराची में एक अदद रैली निकाली थी जश्न फ़तह के सूरत में, तो उनके साथ इन्हीं आबादियों के लोग जो हैं वो शामिल थे ओह और माय ये जब गॉड! रैली जो है डाकखाने के मुकाम पर लियाकताबाद डाकखाने के मुकाम पर पहुँची थी, तो वहाँ पर जो एक क्लैश हुआ था उस वक़्त में, जो पहला हम इस शहर में पठान महाजिर फ़साद अगर कह सकते हैं, तो वो था। और उस पठान महाजिर ओके। फ़साद ने जो है वो कराची में एक तरह से एक लसानी तक़सीम या लसानी तफ़रीक़ जो है वो पैदा की थी। लेकिन इसका आगाज़ जो है वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना वाला इलेक्शन था। ओके। तो कटी पहाड़ी पे बाद में जो है अच्छा वो भी दौर आया उसके बाद जब 80s में ख़ास तौर पे जब इस शहर में पठान महाजिर फ़सादात शुरू जी। हुए और इसमें जो है वो बुशरा ज़ैदी जी, 1985 जी। वाला जो वाक़या है, उसने कलीदी किरदार अदा किया और उसके बाद जो इस शहर में फ़सादात हुए, उनमें भी जो है ये एरिया बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि एक 2 लसानी इकाइयों के दरमियान जो है, वो एक बॉर्डर लाइन थी ओके, कि ये जनाब पहाड़ बॉर्डर था। बॉर्डर था एक तरह का, कि जनाब उस तरफ जो है वो पठान आबादी है, इस तरफ उर्दू स्पीकिंग आबादी है और जब साने कस्बा और अलीगढ़ हो गए थे, क्योंकि इस पहाड़ के दूसरी तरफ जो है वो अलीगढ़ की आबादी भी थी, तो उसके बाद तो और ज़्यादा जो है इस इलाके की एक अहमियत तो मैं ख़ैर नहीं कहूँगा, हुँ, लेकिन इस इलाके का एक खौफ़ जो है, वो ज़रूर जो है वो कायम हो गया था। हुँ, क्योंकि पहाड़ी पे बैठे हुए लोग थे, हुँ, उनके लिए जो है नीचे टारगेट करना भी बहुत हुँ, आसान होता था हुँ। और उतर के किसी बस्ती में दाखिल हो जाना ये भी बहुत आसान होता था। इधर तो हम, उधर तुम। ये वाली सिचुएशन मगर हो चुकी थी। ओ ये वो 70 वाली वो नहीं है, वाले भुट्टो से साहब वाली पहले। नहीं है। तो सही। काफ़ी हद तक जो है उस दौर में ये चीज़ें होती रहीं और दोनों तरफ से जो है वो बहुत सारी लाशें गिरी हैं। 80s में भी हुँ, और 80s के बाद भी। 80s के बाद से मेरी मुराद ज़ाहिर है यही है कि जब 1984 में एमक्यूएम बन गई, 85 में बुशरा ज़ैदी सानिया हो गया जिसने एमक्यूएम को एक तरह से जिला बख्श दी और एमक्यूएम जो है वो स्ट्रॉन्ग ठीक होती है, चली गई। ठीक है। इस शहर की जो उर्दू स्पीकिंग आबादी थी वो एक प्लेटफ़ॉर्म उनको मिलता चला गया, उसके ऊपर जो है वो इकट्ठे होते चले गए। तो अब जब जवाब दिया जाने लगा, तो भी जो है ये पहाड़ी इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से अहम रहा। अच्छा, यहाँ होल्ड कीजिएगा फ़हीम भाई, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने इश्यू रेज़ कर दिया। आपने ये कहा कि एमक्यूएम बनने से पहले इस पहाड़ी सिलसिले से या इस पहाड़ी सिलसिले और नीचे जो लोग थे, उनके दरमियान क्लैश रहते थे और महाजिर, पठान, फड्डे उस दौर में भी होते थे, एमक्यूएम बनने से पहले, ऐसे मैंने ही कहा? आपको हवाला दे दिया ना, अय्यूब जब खान के अयूब खान के दौर का मैंने फ़ातिमा जिन्ना हवाला के दे दिया इलेक्शन के फ़ातिमा बाद। जिन्ना वाला और उस 11 लोग मरे थे जनाब हुँ, लियाकताबाद में हुँ, हुँ, और वो सारे के हुँ। सारे मुकामी थे, यानी मुकामी से मेरी मुराद लियाकताबाद के रहने वाले थे, अच्छा, कोई रैली में शामिल फ़र्द नहीं मरा था, ओके, ठीक है ना? ओके। उसके बाद ज़ाहिर है अब बुशरा ज़ैदी का जो वाक़या है, वो क्यों इतनी आग लग गई थी अचानक? हाँ, क्योंकि शहर में एक तक़सीम वाज़ेह थी ना, हाँ। इस शहर के लोगों को ये ऐतराज़ था कि जनाब जो ट्रांसपोर्ट है, वो एक मख़सूस ज़बान बोलने वाले एक मख़सूस तबके के पास है
और ठीक है। जब उसमें सफ़र करने वाले जो लोग होते थे, जिसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन या वो बच्चियाँ होती थीं, उनके साथ जो है वो बदतमीज़ी के वाक़यात हुआ करते थे। और अगर कभी जो है कोई रोकने की कोशिश करता था, तो उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। तो एक आग जो है ना वो लगी हुई थी। अच्छा। बेशक उसको जो है वो उसमें उस तरह से यूँ कह लीजिए कि वो फैली नहीं थी। हल्की आँच पे हल्की थी। आँच पे वो चल ही रहा था ये शहर और बुशरा ज़ैदी के वाक़ये के बाद आप देख लीजिए कि किस तरह से वो फैला है। और सर सैयद कॉलेज की जो तालिबात थीं बेसिकली तो अगर आप तारीख़ के औराक पलट कर देखें, तो लड़कों ने नहीं जलाई थी वो बस, वो लड़कियों ने जलाई थी। वो लड़कियाँ थीं जिन्होंने जाकर उस इलाके के दीगर कॉलेजेस पे जाकर वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को बाहर निकाला था। अपने हाथों की चूड़ियाँ उतार कर फेंकी थीं, बाहर आओ। वहाँ से बेसिकली ये आग जो है वो फैलना शुरू हुई थी, भड़कना शुरू हुई थी। 84 में एमक्यू बन चुकी थी, 85 में ये वाक़या हुआ अप्रैल में। उसके बाद आप देख लीजिए कि इस शहर में ये जो लसानी तक़सीम हुई थी, जो अ, अयूब खान के इलेक्शन के वक़्त या फ़ातिमा जिन्ना के इलेक्शन के वक़्त जो है, वो बहुत वाज़ेह हो चुकी थी। उसने जो है वो ज़्यादा एक तरह से समझ लें कि वो दरार जो है वो वसी होती चली गई थी। और उसमें ये सारा एरिया जिसकी आज आप बात कर रहे हैं, जिस हुँ, इलाके पर आप बात हुँ। कर रहे हैं, कटी पहाड़ी। कटी पहाड़ी ख़ास तौर पे, इसका एक अहम किरदार रहा है। अच्छा। बनारस तक जो है, वो यही पहाड़ी इलाका था ना। हुँ। और एमक्यूएम बनने के बाद भी इस इलाके में जो है वो एक एमक्यूएम ने अगर सामने पोज़ीशन ली हुई होती थी, तो उधर से दूसरी जमात ने पोज़ीशन ली हुई होती थी। एएनपी और इनके दरमियान एक तवील अरसे तक वहाँ पे लड़ाइयाँ रही हैं। और सिर्फ़ यही नहीं जनाब, जब मुशर्रफ दौर में, हुँ, जब परवेज़ मुशर्रफ ने 9/11 के बाद यू टर्न लिया हुँ, और वो जहादी तंज़ीमें जो किसी वक़्त जो हैं वो कश्मीर में या अफ़गानिस्तान में हुँ, आपके कहने पर लड़ा करती थीं, हुँ, आपके इस यू टर्न के बाद आपसे नाराज़ हुईं हुँ। और उन्होंने शहर में अपनी पनाहगाहें तलाश की, तो उन्हीं पनाहगाहों में से एक जगह जो है वो कटी पहाड़ी भी थी। ओह माय गॉड! और अगर मैंने शुरू में कहा कि मैं अगर अपना एक किस्सा सुनाऊँ, हाँ, तो वो इंटरेस्टिंग है, बहुत वो कम कटी लोग पहाड़ी से रिलेट करता वो है। कटी पहाड़ी से आपका रिलेट करता है। किस्सा मैं थोड़ी देर आगे सुनूँगा बिल्कुल। और उस किस्से से पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि आपने जब बताया कि जो एमक्यूएम बनी है और फिर उसके बाद ये जो काटा गया है इस पहाड़ को पहली मर्तबा, 2 बार कटा है ना इस जी, पहाड़? जी। पहली मर्तबा जो काटा गया है वो आई थिंक 70s के एंड में दहाई में जी, 70s की 70s डिकेड का में कटा। मेरे ख़्याल है 80s शायद था या कुछ इस तरह का था। एमक्यूएम बन चुकी थी या 1980 ब बन नहीं, नहीं, नहीं नहीं, बनी थी? एमकेएम बनने से उससे पहले पहले की बात है। लेकिन वो एक तो सिंगल उस रोड काटने निकाला की गया था। वजह अच्छा सिंगल वो एक सिंगल रोड निकाला गया था। 2 बदअमनी थी काटने की वजह? नहीं, नहीं, 2 आबादियों को मिलाना भी एक मकसद था और लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ था। क्योंकि बदअमनी जिसे आप कह रहे हैं, वो ख़त्म करने की एक कोशिश ज़रूर थी, लेकिन लोगों ने उस वक़्त भी इस इलाके को इस यानी इस रोड को, इस रास्ते को इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। ओह! क्योंकि ये बेसिकली कौन से 2 इलाकों को मिलाता था? जी, ये मिलाता था बेसिकली नॉर्थ नाज़िमाबाद, ठीक है। पीछे मंगोपीर, मंगोपीर के बाद औरंगी टाउन। बेसिकली ओह! औरंगी टाउन जाने के लिए ओह! ये रास्ता जो है वो ओह! ओह! इस्तेमाल होता था ओके। और कराची एक्सटेंड कर रहा था। लोग औरंगी टाउन से निकल कर नॉर्थ नाज़िमाबाद आ गए थे उनके रिश्तेदार। बिल्कुल ठीक बहुत है। से रिश्तेदार आज भी औरंगी टाउन में रहते हैं और रहते थे हुँ, उस वक़्त भी। हुँ। तो लोगों को एक तरह से मिलाने की कोशिश थी और ये था कि यार ये एक मुख्तसर रास्ता हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा। लेकिन औरंगी टाउन वालों ने नॉर्थ नाज़िमाबाद आने के लिए उस कटी पहाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, दरमियान में मंगोपीर आ रहा था। मंगोपीर भी आ रहा था, लेकिन अगर आप ये देखिए ना तो ये सारी आबादी जो थी, जो कटी पहाड़ी के ऊपर अगर दोनों जानिब आप देख लीजिए और वो जो हुँ, उस रास्ते की भी अगर आप हुँ, बात कर लीजिए, तो वहाँ पर एक मखसूस यानी हमारे पश्तून भाई जो हैं, हुँ, वो बेसिकली रिहाइश पज़ीर थे हुँ। और चूँकि वक़्तन-फ़वक़्तन आग सुलगती रहती थी, कभी ये धीमी पड़ जाती थी, कभी भड़क उठती थी, तो इस इलाके से गुज़रने वालों के लिए एक मुश्किल पैदा हो जाती थी। यानी मैंने एक मखसूस वक़्त जो है वो कराची के इलाके औरंगी टाउन में गुज़ारा है। अच्छा। तो मुझे याद है कि जब कराची में अगर कभी जो है वो पठान महाजिर फ़सादात हो जाते थे, तो मैं पढ़ने जो है वो नाज़िमाबाद आया करता था स्कूल, औरंगी टाउन से। तो हमारे वालिदैन जो है वो परेशान हो जाते थे
कि यार बस के ज़रिए सफ़र करके स्कूल जाना है और आना है, और अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी ने ऐसी कोई ख़बर आ जाती थी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। तो मैंने खुद वो वक़्त भी देखा है कि मैं घर नहीं पहुँच सका क्योंकि इलाके में फ़सादात शुरू हो चुके हैं, नाज़िमाबाद बंद हो चुका है। सामने जो है वो नटाल कॉलोनी का इलाका जो है, उसके दूसरी जानिब जो सैफुल्लाह का अड्डा था, हाँ, 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 वहाँ हाँ। से जो है वो फायरिंग हो रही है, इधर से फायरिंग हो रही है। मैंने अपनी स्कूल लाइफ़ में देखा है ये, जब मैं स्कूल लाइफ़ में था। तो ये सब चीज़ें से ये शहर गुज़रा है और देखा है हमने कि क्या कुछ हुआ है। और इसमें अगर आप शहर के, अभी हम देखें, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहूँ कि ज़्यादातर ये समझा जाता है कि कराची की जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर ख़ास तौर पर ये बस्तियाँ बसाई गईं। मैं इससे एग्री करता हूँ किसी हद तक, कि ठीक है, बस्तियाँ बसाई गई अय्यूब खान के दौर में। आप आज भी कराची के जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, वो उठाकर देख लीजिए कि अगर शहर में कोई वाक़या हो जाए, तो नेशनल हाईवे बंद करना, सुपर हाईवे बंद सोराबुर, करना सही। और हब रिवर रोड बंद करना, ये बहुत आसान है बिल्कुल सही कह रहे और हो। कुछ लोगों के हाथ में है और जब पॉइंट है। चाहें ऐसा गुज़र कर जाते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग शायद इसके ऊपर फ़ोकस करते हैं, समझ पाते हैं कि ऐसा नहीं है खाली, शहर के अंदर भी जो है, वो एक पूरी पट्टी जो है वो बिल्कुल एक ऐसी ही वो मौजूद है, जिसे कटी पहाड़ी कहा जाता है। और इसके ऊपर जो है पूरी एक ज़ुबान बोलने वाले लोग जो हैं, वो रहते हैं। आप अब्दुल्ला कॉलेज से शुरू कीजिए, आप नुसरत भुट्टो कॉलोनी तक चले जाइए। बिल्कुल ठीक है। यूँ पीछे जाइए तो आप मंगो पीर तक और बनारस तक चले जाएँगे। और फिर बनारस, सॉरी, मंगो पीर के पीछे जो है, जब जावेदा सीमेंट ख़त्म हुई और वहाँ कुँवारी कॉलोनी बनी, वो भी हुँ, कटी पहाड़ी से हुँ, कोई बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। फ़ासले पर नहीं है। हुँ, हुँ। तो वो भी आपको याद होगा कि एक वक़्त में जो है वो अ, दहशतगर्दियों जी, की जी। मौजूदगी के हवाले से वहाँ से बहुत सारी ख़बरें आई, जी, जी, बहुत सारे कुँवारी ऑपरेशंस कॉलोनी हुए। तो ज़ेरे बहस रहता था, खबरों जी, की सीने बिल्कुल। तमन्ना रहता था। बिल्कुल ठीक है फ़हीम भाई। अच्छा फ़हीम भाई, अब ज़रा उस तरफ आते हैं कि ये क्योंकि आपने अपना भी बताया कि वाक़या कि आपका भी आना-जाना औरंगी से और नाज़िमाबाद मुश्किल रहा करता था। सेंट्रल एरिया जो है ये बड़ी उसमें रहा है। क्योंकि वेस्ट और ये सेंट्रल के दरमियान मेरा ख़्याल है बॉर्डर लाइन है। बिल्कुल। आपके साथ जो वाक़या पेश आया कटी पहाड़ी को लेकर वो क्या था? देखें, ये जियो के दौर की बात है अच्छा। और ये वो दौर था जो मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा कि जब पाकिस्तान ने यू टर्न लिया, मुशर्रफ साहब ने यू टर्न लिया, तो वो जहादी जो कश्मीर और अफ़गानिस्तान में लड़ रहे थे, हुँ, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थीं। खुद मुशर्रफ जो है, उनके ऊपर कई अटैक हुए, शौकत अज़ीज़ पे अटैक हुआ, बिल्कुल। अमेरिकन कॉन्सुलेट पर अटैक हुए, कई इस तरह के वाक़यात हैं। और आए दिन जो है वो कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या जो है वो हो जाता था। आपको शेरटन होटल अटैक याद होगा, फ्रांसीसी हुँ, इंजीनियर्स वाला हुँ। अटैक याद होगा। तो जब हम इन्हें रिपोर्ट किया करते थे, तो इनको रिपोर्ट करने पे जब हम कभी किसी मारे जाने वाले फ़र्द को, जो प्रेस रिलीज़ आती थी हमारे पास हुँ। कहीं से, और उसके मुताबिक हम उन्हें हलाक कहते थे या मारे गए कहते थे, तो हमें जो है वो रिएक्शन बर्दाश्त करना पड़ता था, दूसरी तरफ से दूसरी जिनको तरफ से। मारे गए या हलाक लिखा है जी। आपने। तो ऐसे ही जो है वो एक दफ़ा जो है एक मैसेज आया, और मैं उस तंज़ीम का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो मैसेज आज भी कहीं मेरे पास महफ़ूज़ है, और उसमें यही था कि तुम्हें जल्द जो है खुदकुश हमले में जो है वो निशाना बनाया जाएगा। आपको पर्सनली मैसेज आता है, थ्रेट किया जाता है जी। तो कि उस खुदकुश हमले में आपको निशाना बनाया जी, जाएगा। मैं उसे रिपोर्ट भी करता हूँ, अपने इदारे में भी डिस्कस करता हूँ। फिर कुछ अरसे के बाद ये होता है कि जनाब, ये ज़ाहिर है नाराज़गी है, तो इस नाराज़गी को देखा जाए कि कहाँ से है, क्यों है? और जब हम अपने सोर्सेज़ को वो करते हैं तो पता चलता है कि नाराज़गी इसी बात के ऊपर है कि जनाब, आप हमारे मरने वालों को जो है आप शहीद क्यों नहीं कहते? आप सिर्फ़ फ़ौजियों को जो है वो शहीद कहते हैं। जब कोई सिविलियन मरता है तो आप उसे शहीद कहते हैं। हमारे जो लोग मर रहे हैं इस जिहाद की राह में, वो क्यों नहीं आप उन्हें शहीद कहते? तो फिर कहा, यार इस तरह तो बात नहीं हो सकती, बैठ के बात कर लेते हैं। तो शुरू में तो ये था कि बैठ के बात नहीं होगी, अच्छा। बात कर लें, इसरार किया, जो बीच के लोग थे उन्हें डाला, और उस दौर में जो कराची में जो कराची के लोगों के ऊपर मुश्तमिल एक तंज़ीम थी, जो किसी हद तक इनके फैसिलिटेटर हुआ करते थे, उनको बीच में डाला, तो एक मुलाकात जो है वो तय हुई।
अच्छा। और इस मुलाकात के लिए मुझे आज भी याद है कि कायद-ए-आज़म के मज़ार के सामने नवाए वक़्त के दफ़्तर के पास से जो है, वो मुझे ले जाया गया और आँखों पे पट्टी बाँध के मुझे गाड़ी में ले जाया गया, उन्हीं के लोग आपको आँखों पे पट्टी बाँध कर लेकर लेकर गए, गए और जिनको आप या आपका इदारा हलाक लिख रहा था उनके लोग। उनके लोग। तो बेसिकली कोशिश यही थी कि यार किसी तरह से जो है वो अ, कम किया जाए, जो इस वक़्त जो है हीट है, उसको हुँ, कम किया जाए हुँ। और मुलाकात कर ली जाए, बैठ के बात कर ली जाए। और किसी हद तक जो है वो बातें इस हद तक आ चुकी थी कि भई ठीक है, अच्छा चलो आओ बैठ के बात कर लेते हैं। वो लोग राज़ी भी हो गए थे शुरू में जो बिल्कुल राज़ी नहीं थे बात करने के लिए। तो मुझे याद है कि फिर वो गाड़ी मुख्तलिफ़ रास्तों से गुज़रती हुई एक ऐसी जगह पे पहुँची, जहाँ पर जो है जब मुझे लेके जाया जा रहा था तो वो ऊँची-नीची जगह, पैर कहीं पड़ रहा है, साफ़ महसूस हो रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं, जहाँ पर आप जो है चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हमवार ज़मीन पर नहीं हैं हमवार आप। नहीं है, आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ओह माय गॉड! यानी कोई पहाड़ नुमा हाँ, जगह है। बाद में वो क्लियर भी हो गया था। अच्छा, अच्छा। तो वो टूटे-फूटे रास्ते इधर-उधर से ले जाते हुए एक जगह पे जब ले जाकर जो है वो आँखों पे से पट्टी उतारी गई, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मंज़र था। सामने ये लंबे-लंबे बालों वाले बारिश लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और बड़ा अच्छे माहौल में उन्होंने बात का आगाज़ किया, शुरू की, वेलकम किया, खुशामदीद कहा और जब बातें शुरू हुईं, तो उन्होंने बाकायदा कहवा भी पिलाया ओह माय गॉड! और शुरू में ही और उसके बाद मेहमान नवाज़ी की। लेकिन असल उनको वो यही था कि जनाब आप जो हैं वो हमारे लोगों को शहीद क्यों नहीं लिखते? तो ज़ाहिर है उस वक़्त उनको समझाना यही था बेसिकली कि भाई ये इदारे की पॉलिसी है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं जब उन्हें रिपोर्ट करता हूँ, तो बेसिकली जो है वो मैं उन्हें रिपोर्ट इदारे की पॉलिसी के मुताबिक कर रहा होता हूँ। कौन बनाता है इदारे की पॉलिसी? ये आपसे सवाल हुआ बाकायदा। ज़ाहिर है और कहाँ से आती हैं खबरें आप लोगों के पास? ये सारी चीज़ें जो वो जानना चाहते थे, वो उस नशिस्त में बहुत सारी गुफ्तगू हुई और वो मुसल्लह अफ़राद की मौजूदगी में कि अगर 3 लोग ये सामने बैठे हैं, तो कमरे में जो है वो 4 लोग और खड़े हुए हैं जिनके हाथों में जो है वो राइफ़ल्स हैं और धीमी रोशनी है। उसमें जो है वो ये सारी गुफ्तगू होती रही और इन द एंड जो है वो इस बात पे हुआ था कि जनाब अब आप जो है ना आइंदा कोशिश करें कि आप हमारे लोगों के हवाले से कोई बात करते हुए आप थोड़ा-सा एहतियात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इस बात को अभी आप रियलाइज़ कर लें कि सब कुछ जो है मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा चलें ठीक है, राब्ता रहेगा आपसे और उसके बाद उसी तरह से आँखों पे से पट्टी बाँध कर जो है वो नीचे उतारा गया। उतरते-उतरते मैंने पूछा कि ये कटी पहाड़ी है? उन्होंने कहा तुम समझ गए हो? ओह मैंने माय कहा हाँ। गॉड! तो ये एक ऐसा किस्सा है जो बहुत कम लोगों के इल्म में है। मेरे उस दौर के कुछ दोस्तों के, साथियों के, जियो के, उनके इल्म में है। ये कहानी बहुत ज़्यादा जो है वो सामने नहीं आई। और बेसिकली कटी पहाड़ी के ऊपर इस तरह से कभी कोई पॉडकास्ट या कोई चीज़ करने का इत्तेफ़ाक से मुझे तो ख़्याल नहीं आया था। आज आप ये किस्सा अच्छा। लेकर बैठे कटी पहाड़ी का तो मुझे अचानक ये सारी कहानी याद आ गई। तो जनाब कटी पहाड़ी वाक़ई जो है वो एक ऐसी जगह रही है इसका और मतलब ये उसके हुआ। बाद हुँ, वहाँ पर वक़्तन-फ़वक़्तन फिर बाद में ऑपरेशंस किए गए हाँ, और उसकी ख़बरें भी आज भी आपके इंटरनेट के ऊपर मौजूद होंगी हाँ। कि वहाँ पर बाकायदा ये बात साबित हुई कि जनाब यहाँ से बाकायदा कराची में होने वाली जो दहशतगर्दी की कई वारदातें हैं, उनके लिंक्स हैं। और अगर मैं ये हुँ। कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि एक दौर में कटी पहाड़ी को मिनी वज़ीरिस्तान ऑफ कराची कहा जाता था। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ से चीज़ें ऑपरेट हो रही थीं। ओह माय गॉड! यानी इसका मतलब ये हुआ और बिलख़ुसूस आपके वाले वाक़ये से, जो कराची में एक बाकायदा उस दौर में दहशतगर्दी हो रही थी अ, सन 2000 के बाद जो मुशर्रफ दौर में जो मुख्तलिफ़ मकामात पर परवेज़ मुशर्रफ को भी निशाना बनाया गया, तो उस वक़्त कराची में जो मेन हब था, वो कटी पहाड़ी था, इन लोगों का। बिल्कुल ऐसे ही था और लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ी-सी वो इसमें जो ऐड ज़रूर नामालूम करूँगा। मकाम लिखा जाता था, वो बेसिकली मकाम मालूम हो गया। जी, बिल्कुल। और थोड़ा-सा इसमें एक वो होगा कि मुशर्रफ पे जो अटैक हुए, ख़ास तौर पे कराची में जो अटैक करने की कोशिश हुई, हुँ, वो हरकतुल मुजाहिदीन अल आलमी के लोग थे अच्छा। और उस हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहा कि वो जो लड़के थे दोनों,
वो दोनों उर्दू स्पीकिंग थे, जो उसके अमीर और नायब अमीर था। और ये भी कराची के लड़के थे, बिल्कुल इस तरह से कि जैसे जिंदुल्ला थी और उसके लड़के जो है वो कराची के लड़के थे, उर्दू स्पीकिंग लड़के थे। तो मुशर्रफ पे जो उस दौर में अटैक प्लान हुआ था हरकत मुजाहिदीन अल आलमी वाला, वो लड़के भी कराची के लड़के थे। तो मुझे याद है मैं उस वक़्त एक्सप्रेस अखबार में था, तो मैंने एक स्टोरी फाइल की थी इंटरेस्टिंग कि जब वो पकड़े गए, वो दोनों लड़के, तो कराची का इलाका नाज़िमाबाद 1 नंबर, हुँ, वहाँ एक मस्जिद है बिलाल मस्जिद। हुँ। बिलाल मस्जिद की दुकानों से बहुत बड़ी तादाद में भारी असलहा मिला था और ये दोनों लड़के भी उसी गली के थे। और ये वो गली है, जिस गली में मुशर्रफ साहब रहकर गए, माज़ी बचपन। जी, 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 और नाज़िमाबाद में ये गुज़ारा। इन दोनों के जो वकील बने, वो ख्वाजा नवीद साहब बने और वो हुँ। भी उसी गली में रहा करते थे। तो मैंने ये स्टोरी फाइल की थी कि जिस पे हमले का प्लान किया गया, वो उसी गली का, जिसने हमले का प्लान किया, वो भी उसी गली का और ओह जो वकील माय वो भी उसी गली गॉड! का। तो ओह अचानक माय मुझे याद आ गई आपके इस बात से, ओह तो माय ये भी गॉड! एक इस शहर की एक वाक़ई वो है, ये हकीकत लिंक है। रही है। नाज़िमाबाद में अच्छा नाज़िमाबाद में आपकी इस बात से ये भी निकलता है कि नाज़िमाबाद से अगर हीरो निकले हैं तो नाज़िमाबाद से दहशतगर्द भी हाँ, विलेन भी निकले हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है। ठीक है सर, अच्छा अब ये वापस कटी पहाड़ी पर आते हैं हम, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो कि जानना ज़रूरी है, जो कि ज़हन में ना एक खुलबुली पैदा कर रहे हैं, तो फिर ये क्या था? अच्छा वहाँ पर जो लोग रहते हैं सर, वो तो बेचारे आम लोग हैं, मासूम लोग हैं। वो जो पश्तून भाई हैं, वो तो अपना गुज़र-बसर कर रहे हैं किसी तरीके से। हाँ, ये बात सही है कि वो इल्लीगल है, बिल्कुल, लीगल तो नहीं है ना? डेफ़िनेटली तो लीगल वो नहीं है। उनको वो एक तो उनका वो गुज़र-बसर कैसे होता होगा ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि वो लोग उस वक़्त कितना डिस्टर्ब रहे होंगे जब ये स दहशतगर्दी के सारे मामलात होते थे और वहाँ जाकर पनाह-गुज़ीन होते थे दहशतगर्द। आपके सवाल के 2 पार्ट हैं, एक का जवाब पहले दे देता हूँ। जो ज़्यादातर हमारे पश्तून भाई हैं, वो उस दौर में या उस दौर से थोड़ा पहले एएनपी के साथ रिलेट होते थे बिल्कुल ठीक है। और ज़ाहिर है खान अब्दुल वली खान के हवाले से हुँ, लोगों का एक बड़ा वो है और खुद हुँ, मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हुँ। करता था। एक वक़्त वो आ गया था मौज़म कि कटी पहाड़ी में एएनपी का वजूद ख़त्म कर दिया गया था। किसी जगह, किसी पोल के ऊपर आपको एएनपी का झंडा नहीं मिलेगा। एएनपी के लोग जो हैं वो मारे गए तालिबान के हाथों उस दौर में। और वो इलाका जो मंगोपीर का है, वहाँ की एक शनाख्त ये भी है कि वहाँ पे जो है वो मार्बल की फैक्ट्रीज़ थी और हर फैक्ट्री से जो है वो भत्ता जो है वो तालिबान को जा रहा था। एएनपी का वजूद मैंने कहा कि ख़त्म कर दिया गया था और इस बात को खुद एएनपी के लोगों ने माना है, मीडिया में बैठ के माना है। शाहिद सैयद के आपको इसके ऊपर स्टेटमेंट्स मिल जाएँगे। कि उनका वजूद तालिबान जो हमें है निशाना बना रहे हैं हाँ, ये तो उन्होंने कई बार कहा है और लेकिन वहाँ से बाकायदा वजूद ख़त्म कर दिया गया था। बिल्कुल, ये सिचुएशन आ गई थी एएनपी की। और फिर जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि जो लोग वहाँ रहते हैं, उनके गुज़र-बसर ज़ाहिर है वो कराची में मुख्तलिफ़ काम करने वाले लोग थे। अपना रोज़गार कमाने वाले लोग थे। लेकिन एक बात पे हमेशा सवाल उठता है और उठना भी चाहिए और आपके प्रोग्राम से भी उठना चाहिए कि क्या मेरे लिए ये मुमकिन है कि मैं जाकर केपीके में, इवन पंजाब में, इवन बलूचिस्तान में, किसी भी जगह पर जाकर ऐसे ही घर तामीर करूँ और रहना शुरू कर दूँ? इज़ इट पॉसिबल? लेकिन जनाब ये कराची में क्यों पॉसिबल है? क्या जो भी जहाँ से भी आए, वेलकम करते हैं सबको, अच्छी कराची बात है। सबका है। लेकिन इसकी कोई रूल्स रेगुलेशंस क्यों नहीं है कि जो चाहे जहाँ चाहे आकर रहने लग जाए, बस घर बनाए किसी भी पहाड़ी के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर रहने लग जाए, वो इस शहर का बिजली का जो एक वसीला है या ज़रिया है, वो इस्तेमाल करे और इस शहर के ऊपर उसका बर्डन आ जाए। वो इस शहर का पानी इस्तेमाल करे, इस शहर की गैस इस्तेमाल करे और तीनों चीज़ें गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करे। कनेक्शन जायज़ नहीं, नाजायज़ हो। फिर ये कहा जाए कि जनाब इस शहर के साथ जो है ज़्यादती हो रही है, तो फिर ये कहा जाता है कि नहीं जनाब ये कोई ज़्यादती नहीं हो रही है, कराची सबका है। मानते हैं कराची सबका है। लेकिन ये फिर मेरे लिए क्यों नहीं है कि मैं जाकर केपीके में इसी तरह से घर बना के रहने लगूँ? मतलब आप कह रहे हैं फिर ऐसा क्यों नहीं है कि पंजाब भी सबका है केपीके भी सबका है, बलूचिस्तान भी सबका है, ऐसा क्यों है नहीं? सबका है, मानते हैं हम भी।
लेकिन ये जो इजाज़त देना है ना, अच्छा, वो इजाज़त क्यों नहीं? ये इजाज़त कहीं और क्यों नहीं है? यहाँ पर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? यहाँ पे लोग जो है वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं होते? यहाँ जब फिर मर्दमशुमारी होती है, तो इस शहर की आबादी जो है वो 2 करोड़ ही क्यों गिनी जाती है? जिसको इस मुल्क का सदर जो है वो कहता है कि 4 करोड़ आबादी का शहर है। इल्लीगल को नहीं गिनते। अच्छा फ़हीम भाई, आगे बढ़ते हैं इसी दौर को लेकर ना, वापस कटी पहाड़ी पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं कि एक अब हमने शुरू से ये जान लिया कि जी कटी पहाड़ी शुरू में कटी, फिर उसके बाद जो है ये खून-रेज़ी वहाँ पर जो हालात थे, वाक़यात थे। लेकिन फिर उसके बाद ये दावा किया गया मुस्तफ़ा कमाल के दौर में इस पहाड़ी को अ, और मज़ीद काटा जाता है, और जो आप कह रहे हैं ना, पहले एक ट्रैक निकाला फिर दूसरा ट्रैक भी निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद ये दावे किए जाते हैं कि जी अब यहाँ पर नो गो एरिया ख़त्म हो गया है और ये आने-जाने के लिए जो है वो आसानी हो गई है, रास्ता बन गया है। तो पहला सवाल जो मैं 2 सवाल करने जा रहा हूँ, एक सवाल मेरा ये है, क्या वाक़ई वो नो गो एरिया ख़त्म हो गया था? मतलब गो एरिया बन गया था, आना-जाना आसान हो गया था? दूसरी चीज़ कि वो जो एक खौफ़ की अलामत बन गई थी, वो दिलों से खौफ़ ख़त्म हो गया क्या कराची वालों के, या नहीं? देखिए, गो एरिया तो किसी हद तक ये बन गया था उस दौर में, क्योंकि इसे डबल ट्रैक करके यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाकर काफ़ी इसको जो है एक यूँ समझ लीजिए कि पुररौनक इलाका बनाने की कोशिश की गई थी। और औरंगी टाउन से जो नॉर्थ की तरफ या सेंट्रल की तरफ आने वाले लोग थे, उन्होंने जो है उसको इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जब ये आपका बनारस वाला पुल बना, अब्दुल्ला कॉलेज वाला, हुँ, तो हुँ, इसने भी रास्ता बहुत आसान कर दिया था। तो अब हुँ। सिर्फ़ इतना रह गया था कि जो कस्बा कॉलोनी और औरंगी टाउन 1 नंबर वाले लोग थे, वो अगर इस तरफ नॉर्थ कराची या नॉर्थ नाज़िमाबाद आना चाहते, तो वो फिर ये वाला रास्ता ले लेते थे। कटी पहाड़ी। किसी को अगर लियाकताबाद जाना होता था, तो वो तो फिर वही बनारस वाला ब्रिज चढ़े वहाँ से हुँ, औरंगी टाउन से और फिर हुँ, उतरते थे उधर हुँ, अब्दुल्ला कॉलेज के हुँ, पास। हुँ। तो काफ़ी हद तक जो है, वो चीज़ें जो हैं वो बेहतर तो हो गई थी। और जो जिन ऑपरेशंस का मैंने ज़िक्र किया आपसे कि जो वहाँ पर कटी पहाड़ी के इलाके में ऑपरेशंस किए गए, उसके नतीजे में भी काफ़ी हद तक ये अमन हो गया था। और ये अमन इस हवाले से था कि जो लोग वहाँ मौजूद थे, वो बेसिकली वहाँ के जो मुकामी लोग थे उस इलाके के, उनके लिए भी एक खतरा बने हुए थे। हुँ, उनके लिए एक डर का माहौल उनके लिए था। हुँ, तो जब ये ऑपरेशंस हुए, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए थोड़ी-सी आज़ादी हुई हुँ, और उन्होंने भी जो है वो सुकून का साँस लिया था। लेकिन आपका ये सवाल कि क्या कटी पहाड़ी आज भी जो है वो खौफ की अलामत है? तो देखिए, अगर आप इंटरनेट पर लिखें आज भी और शार नूरजहाँ थाने का सिर्फ़ जाकर रिकॉर्ड उठा लें, जो कटी पहाड़ी के बिल्कुल नीचे बना हुआ है, तो आपको अक्सर पुलिस मुकाबले, अक्सर स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात में मुलव्विस लोगों का पता, ये सब जो है वो आपको वहीं का मिलेगा, कटी पहाड़ी का ही। तो जब तक जो है आप उस इलाके के लोगों को वो वाली सहूलतें नहीं दे देते, जो हर दौर में कही जाती हैं कि जनाब आपने वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन कर लिया, तो वहाँ पर आपने क्या सहूलियत दी? रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस से जब तक आप किसी शख़्स को नहीं गुज़ारते ना ऑपरेशन के बाद, हुँ, तो उस ऑपरेशन को आप कामयाब नहीं कह सकते। हुँ, ये कराची के साथ हमेशा हुआ है इत्तेफ़ाक से। कि कराची में जब भी ऑपरेशन हुआ, अभी हम कटी पहाड़ी से फिर हट गए थोड़ा-सा, लेकिन हुँ, मैं वैसे ही आपको सिर्फ़ समझाने के लिए बात हुँ, कर रहा हूँ कि हुँ, कराची में जब भी ऑपरेशन हुआ, आपने हुँ, रिहैबिलिटेशन का पीरियड जो है वो हुँ, नहीं गुज़ारा। हुँ, यही कुछ जो है कटी पहाड़ी के साथ भी हुआ है, हुँ, कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ वक़्तों में मुख्तलिफ़ लोगों का राज रहा है और हुँ, राज से मुराद ये कि उन्होंने वहाँ पर अपना कंट्रोल रखा। हुँ, उस कंट्रोल के नतीजे में वहाँ पर जो आम आबादी थी उसकी, वो मुतासिर हुई। आपने ऑपरेशन किया, उन लोगों का कंट्रोल ख़त्म कर दिया, वहाँ कोई दूसरा आ गया। आपने वहाँ के लोगों को वो सुकून नहीं आप मुस्तकिल तौर पर दे सके जो उस इलाके की डिमांड है। जो स्कूल होने चाहिए, जो कॉलेजेस होने चाहिए, जो पानी की, गैस की और बिजली की सहूलतें हैं, वो हुँ, उनको जो है उस तरह से मिलनी चाहिए, इस तरह से हुँ, दीगर हुँ, शहरों में दीगर शहर के दीगर हुँ, हिस्सों में हुँ, मिलती हैं। हुँ, ये सवाल अपनी जगह कि वो नाजायज़ हैं वहाँ पर रहते हुए। आप वहाँ पे करें ना यार। जब आप इस शहर में गोठ आबाद स्कीम के तहत गोठ आबाद कर सकते हैं, उन्हें जो है वो अनऑथराइज़ से जो है आप लीगल कर सकते हैं। जब आप कच्ची आबादी अथॉरिटी के तहत जो इस शहर की कच्ची आबादियाँ जो हैं वो रेगुलराइज़ कर सकते हैं, तो कटी पहाड़ी और उसके आस-पास जैसे और इस जैसे जो दीगर इलाके हैं वहाँ क्यों नहीं कर सकते? हुँ, लीगल कर दें। लीगल कर दें। अच्छा सर, मैं आपके ये लीगल इल्लीगल वाले सवाल बात को एक सवाल से वो कर दूँ मुकम्मल? मैं सवाल करूँगा,
आप उसका जवाब दे देंगे तो मेरा ख्याल है मुकम्मल हो जाएगी। ये जितने लोग कटी पहाड़ी और उसके अतराफ में या पहाड़ों पर रहते हैं, क्या उनको वोट का हक हासिल है? कराची में कुछ लोगों को है, कुछ को नहीं है। अक्सर जो है वो अपने इलाकों में जाकर वोट देते हैं, लेकिन जो इलेक्शन से पहले जो वोटर बनाने की एक मुहिम सियासी जमातों की जानिब से शुरू की जाती है, उसमें ज़रूर वोटर लिस्टों में उनका इंदराज कर दिया जाता है और ये हमेशा होता है। और ये कोई एक सियासी जमात नहीं करती, ये सभी करते हैं। चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हुँ, चाहे वो जो है वो एएनपी हुँ, हो, चाहे हुँ, वो एमक्यूएम हो, सब ने हुँ, अपने-अपने अदवार में ये कोशिशें की हैं हुँ, कि जनाब वोटर लिस्ट में किस तरह से अपने लोगों के नाम आ जाएँ। हुँ, तो ये होता है और लेकिन अक्सर आपको यहाँ के नहीं मिलेंगे। अक्सर का वोट यहाँ का नहीं होता। आप मुझे एक ऐसी तरफ ले गए हैं कि मेरे ज़हन में एक और बात आ रही है, पता नहीं वो यहाँ उसकी गुंजाइश है या नहीं है, लेकिन चूँकि आपने वोट के इंदराज की बात की, तो मैं ये बात आपसे कहने लगा हूँ कि कराची की अगर जेल का रिकॉर्ड उठाकर देखें ना मुअज़्ज़म आप, तो उसमें 98% लोगों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। आप कहेंगे कितनी अजीब बात कर रहे हैं यार आप, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कराची की दोनों जेलों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 98% का ताल्लुक इस शहर से नहीं है, जो लोग वहाँ मौजूद हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बात मुझसे एक साबिक आईजी जेल ने कही थी और जब मैंने इसे चेक किया, तो ये हकीकत साबित हुई। और फिर जो अभी हालिया कौमी इंतखाबात थे, उस वक़्त तो मैं टीवी चैनल के साथ वाबस्ता था ना, तो मैंने जेल हुकाम से पूछा कि जनाब इस दफ़ा ये भी कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जेलों में मौजूद कैदियों को भी जो है वो वोट डालने का हक दिया जाएगा। तो आप बताइए कि आपके पास से कुल कितने कैदी इस दफ़ा जो है वो वोट डाल रहे हैं या डालेंगे? कहा कि बहुत से जो मुझे वहाँ से इत्तला मिली फिर बाकायदा डेटा की सूरत में आज भी मेरे पास कहीं वो मैसेज मौजूद होगा। मुल्क के 52 अज़ला के कैदी जो है उन्होंने कराची की जेल से वोट कास्ट किया था। ओह माय गॉड! कराची के लिए? कराची के लिए नहीं, अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। ओह माय गॉड! कराची की जेलों में मौजूद मुल्क के मुख्तलिफ 52 अज़ला के कैदियों ने अपने-अपने अज़ला में अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट डाला था। तो जो बात मैं कहता हूँ ना कि कराची की जेलों में मौजूद 98% लोगों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है, तो ये साबित करती है ये बात। कराची में जो क्राइम होते हैं, उनमें जो लोग पकड़े जाते हैं, उनमें से 98% का ताल्लुक इस शहर से नहीं है जनाब। 52 अज़ला के लोग जो हैं वो वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं और एक बात ज़हन में रखिएगा कि अक्सर कैदियों के पास गिरफ्तारी के वक़्त शनाख्ती कार्ड नहीं होता। तो ये तो वो लोग थे जिनके पास किसी तरह से शनाख्ती कार्ड मौजूद था, ओह जो माय गॉड! रिक्वायरमेंट है वोट डालने की। अक्सरियत के पास तो शनाख्ती कार्ड नहीं होता जेल के कैदियों हुँ, के पास, तो हुँ, बहुत सारे कैदी तो वोट नहीं डाल सके। हुँ, हुँ। लेकिन जिनके पास शनाख्ती कार्ड थे उन्होंने डाले, तो उनका ताल्लुक कहाँ से था? दूसरे अज़ला इलाकों से। से, ओह माय गॉड! मतलब आपकी बात ये इस चीज़ को भी बड़ा क्लियर कर रही है, जो कि अक्सर कही जाती है कि कराची लोगों को पालता है। लोग यहाँ आते हैं, बसते हैं, काम करते हैं, यहाँ से रोज़गार लेकर और अपने-अपने जिस मकाम से आए हैं, दूसरे मकाम पर अपने लोगों को भेजते हैं। बड़ी अच्छी बात है, मुआशी हब है, होना चाहिए, ऐसे ही होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। लेकिन इसी शहर में आकर लोग 98% जो जुराइम होते हैं, वो भी बाहर से लोग आकर करते हैं। तो उसके लिए भी ये शहर खुला हुआ है, क्राइम के जी, लिए भी। क्या बात है! बड़ी सुनहरी आपने बात कही है। और सुनहरी तो खैर नहीं है नहीं, इसको नहीं सर, ये लेकिन है, ये रिकॉर्ड पर है। ये ये हुँ, ये सुनहरी मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, इसको इस बात को इस तरीके से हज़म कर लिया गया है, या कराची वालों के एक चीज़ होती है ना नॉर्मलाइज़ कर देना, इतनी नॉर्मलाइज़ कर दी गई है कि ये बात बिल्कुल मतलब सामने भी हो तो जो है वो आँखों से ओझल है। तो कटी पहाड़ी पर हम वापस आते हैं। एक सवाल वैसे तो मैं ख़त्म कर रहा था, लेकिन आपकी इस वाली बात से एक सवाल जो है वो दोबारा ज़हन में आया। शारा नूरजहाँ था ना,
आपकी बात से ही मुझे याद आया, वो पहाड़ कटी पहाड़ी के बिल्कुल नीचे नीचे है। सबसे ज़्यादा आताप का शिकार तो कानून को नाफ़िज़ करने वाले वहाँ पर थे, क्या मैं सही हूँ? क्योंकि मैंने जब उस दौर में जब हम खबरें वग़ैरह बनाया करते थे, तो बड़ी खबरें सुना करते थे कि जी थाने के साथ ये हो गया, थाने के साथ वो हो गया। वहाँ का कोई अगर आपको वाक़या याद है तो सुनाइए ज़रूर कि शाहरा नूरजहाँ थाना इस स सबसे बड़ा विक्टिम तो वही रहा है सर। शाहरा नूरजहाँ थाने का जो एसएचओ हुआ करता था ना, उसकी कोशिश होती थी कि वो वहाँ की बजाय नॉर्थ नाजिबाबाद थाने में बैठ जाए। वहाँ बैठ के अपने मामलात चला ले। थाने का दरवाज़ा जो है वो मुस्तकिल बंद रहता था और कोई अगर आता भी था तो उससे पहले जो है वो सवाल-जवाब उस दरवाज़े के पीछे रहते हुए जो है वो किए जाते थे। कौन हो भाई? कहाँ से कहाँ आए से आए हो? हो? क्यों आए क्यों हो? आए ओह माय जो गॉड! अवाम का एक्सेस था एक दौर में जो थाने तक होना चाहिए, वो नहीं था। वो नहीं था उस तरह से जिस तरह से होना ओह! चाहिए। और उस वक़्त थाना इतना ज़्यादा वसी भी नहीं था। मेरा मतलब ख़्याल है कितनी 3 खतरनाक बात है सर कि जिसने वहाँ पर कानून नाफ़िज़ करना है, जो अथॉरिटी है, जो पुलिस है, जनाब मेट्रोपॉलिटन शहर की पुलिस है। पुलिस के इस थाने के बाहर जो है रेंजर्स की मोबाइल खड़ी रहती थी ओह! उसकी सिक्योरिटी के लिए। उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो ये होता था इस शहर में एक ओह दौर में माय गॉड! और ये है। बहुत अरसे तक तवील अरसे तक ये होता रहा है इस शहर में कि थानों के बाहर जो है वो रेंजर्स की मोबाइलें खड़ी रहती थीं। ख़ास तौर पे ऐसे एरियाज़ में जहाँ थानों पर हमलों का डर होता था। हाँ, ये होता था। हाँ, और रेंजर शायद सिक्योरिटी देती थी पुलिस को। ऐसे ही तो सर वैसे ये तो कटी पहाड़ी से तो इर्रेलेवेंट है, लेकिन ये चूँकि अभी ये बात निकल पड़ी है तो मैं सोच रहा हूँ इसको किसी और दिन तमाम करने के बजाय आज ही इस पर भी सवाल कर लें। ये वो सवालात हैं जो शायद मेरा ख़्याल है कोई करता नहीं है, शादिर और नादिर होते हैं। लेकिन आपके तजुर्बे का फ़ायदा उठाते हुए हम चाह रहे हैं कि इस कैमरे के तवज्जुह से लोगों तक ये बातें पहुँच जाएँ। क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी की पुलिस ऐसे ही होती है? दुनिया भर में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, क्या उनकी पुलिस इतनी ही बेबस होती है? यार मौज़म आप ना गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं मुझे मुस्तकिल। और फिर जब मैं ये बातें करता हूँ ना तो कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती हैं। देखिए मौज़म लोकल पुलिसिंग जो है ना, वो दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट का नाम है, हुँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस आपने कह दिया लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए। भाई लोकल पुलिसिंग एक कॉन्सेप्ट है यार। लोकल पुलिसिंग क्यों होनी चाहिए और क्यों क्या उसका फ़ायदा होता है? लोकल पुलिसिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुअज़्ज़म अगर शाहरियार नूरजहाँ थाने का एसएचओ है हुँ, और शाहरियार नूरजहाँ थाने की हुदूद में कोई क्राइम हो गया है, हुँ। तो सुबह जो है ना नाश्ते की टेबल पे उसकी बीवी उससे पूछेगी, "यार वो क्या हुआ उसका वो मुलज़िम पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया?" माँ पूछेगी, बेटा पूछेगा। घर से सोशल फैमिली प्रेशर शुरू होगा। दोस्त पूछेंगे। एक आपका जो हल्का अहबाब है उससे सवाल उठेगा, "यार तुम वहाँ पे एसएचओ मुल क्या हुआ उसका वो मुलज़िम पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया?" फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके बाद वो ये होती है कि जो लोकल होगा ना, उसके लोकल से कनेक्शंस होते हैं। वो कनेक्शंस बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम करते हैं। हुँ। वो बताते हैं उस एसएचओ को वो ज़राए कि जनाब यहाँ ये श क्राइम जो हुआ है इसके पीछे फलाँ हो सकता है या फलाँ है और उसको खुद भी ये पता होता है लोकल होते हुए कि ये क्राइम जो हुआ है इसके पीछे कौन हो सकता है और इसके पीछे जो होगा उसने इसकी चीज़ जो है वो कहाँ पर डिस्पोज़ ऑफ की होगी। तो ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना, किसी भी पुलिसिंग के सेटअप में, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आज के दौर में भी जब आपके पास इंटेलिजेंस के बहुत सारे ज़राए हैं, फोरेंसिक है, ये है, वो है, सब कुछ है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ये लोकल पुलिसिंग से ही डेवलप होती है। हुँ। तो लोकल पुलिसिंग इसलिए जो है दुनिया भर में जो है ना एक कॉन्सेप्ट का नाम है। कराची में क्यों नहीं हो सकती यार लोकल पुलिसिंग? मैं तो नहीं कहता कि कराची में जो है वो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उर्दू स्पीकिंग्स को लगाएँ। अगर कोई शख्स 30, 35, 40 सालों से इस शहर में रहता तो है, मैं यही कहने वाला था कि वो तो खुद लोकल हो गए। वो लोकल है। अब वो चांडियो है, हाँ, वो क्या कहते हैं सोमरो हाँ। है, वो आफरीदी है, वो मरवत है, वो कुछ भी है। वो बट लोकल हो चुका वो है, इस लोकल कराची हो में इतने चुका अरसे से है, बसता है। उसे आप लगाएँ शहर में, नहीं लगाते ना आप। ये जो सोच है ना, ये सबसे बड़ी गलत है। कोई नया उठा के लाना। नए उठा के नहीं लाते ना यार। यार एसएचओ अगर जो है
कराची का, सईदाबाद का, बल्दिया टाउन का, गडाफ का एसएचओ जो है, वो अगर घोटकी से, बदीन से, दादू से अपनी पोस्टिंग का ऑर्डर लेकर चल रहा है, तो उसे आकर ये समझने में ही जो एक वक़्त गुज़र जाएगा कि यार ये इलाका है क्या? इस इलाके की हुदूद कहाँ तक हैं मेरे थाने की? थाने में रखे हुए 26 रजिस्टर नहीं पढ़ेगा वो। वो इस बात पे फ़ोकस करेगा कि अगर मैंने कराची का कोई कीमती थाना खरीद लिया है, वहाँ की पोस्टिंग ले ली है, तो इससे पहले कि मुझसे कोई और ले ले, मुझसे ज़्यादा पैसे देकर, मैं एक तो वो पैसा जो मैंने दिया है वो वसूल पूरा कर कर लें। लूँ और अगला थाना खरीदने के लिए पैसे जमा कर ओह लूँ। माय गॉड! सर इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सर कराची की मेरा ख़्याल है आपने बहुत ही कोई ज़बरदस्त चैप्टर खोल दिया है, कराची का एक नया चैप्टर खोल दिया है और वो क्योंकि अब ये पॉडकास्ट तो ख़त्म करने का टाइम हो गया है और ये इतना कीजिए, बड़ा चैप्टर है कि इस पर तो मज़ीद कोई 2-3 पॉडकास्ट की सीरीज़ हो सकती बिल्कुल है। हो सकती है। तो मेरा ख़्याल है हम कटी पहाड़ी वाले इसको यहीं रोकते हैं और ये जो आपने नया चैप्टर खोला है, इस पर हम अगली पॉडकास्ट करेंगे बिल्कुल और कीजिएगा। मज़ीद डिटेल के साथ करेंगे, कराची के तमाम जो जितने थाने हैं मौजूद उनमें पुलिसिंग का निज़ाम है कैसा, होना कैसे चाहिए था? क्योंकि हम हमारा जो थिंक का जो एक सिलसिला है आप भी जानते हैं, नाज़रीन भी जानते हैं कि हम जो है वो थिंक एक सोचने पर मजबूर करने वाली बात और दरमियान में हमने जो व्हाय लगाया है, वो हम व्हाय का मतलब ही क्यों है कि अगर ऐसा है तो क्यों है? पूछिए अपने आप से, पूछिए मुआशरे से, पूछिए अपने इर्द-गिर्द के लोगों से, इवन अपने वालिदैन पूछें बच्चों से कि ये चीज़ हो रही है, अगर कुछ गलत नज़र आ रहा है तो क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि अगर आप कुछ गलत देख रहे हैं और फिर भी आप उसको सवाल नहीं कर रहे उस पर क्यों है ऐसा? तो मेरा ख़्याल है इंसान तो सवाल करते हैं कि क्यों है ऐसा? तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, टॉपिक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।